तो आज भी ईवी को लेके काफ़ी सवाल रहते हैं लोगों के। एमजी विंडसर वन ऑफ द बेस्ट कार है अपने सेगमेंट में, बट इसको लेते टाइम सब सोचते हैं यार कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, बैटरी लाइफ कैसी रहेगी, सारे कंट्रोल स्क्रीन पे दे दिए हैं, उससे कोई इश्यू तो नहीं आता। तो आज इन सारे क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करेंगे। हमने ओनर से बात की है और उनसे हमने सवाल पूछे हैं जिनका हम खुद आंसर देंगे। आप तो मैडी ने ओनर से बात की थी और सारे क्वेश्चंस के आंसर इसने पूछे उनसे। तो पहला क्वेश्चन जो था मैडी अपना कि विंडसर चूज़ करने का ओनर का रीज़न क्या था? इस विंडसर के जो ओनर है उनके पास ऑलरेडी एक प्राइमरी कार थी और उन्हें एक सेकेंडरी कार की नीड थी लोकल रनिंग के लिए, जिसके लिए वो एक ईवी सर्च कर रहे थे। तो जिस बजट सेगमेंट में वो कार ढूंढ रहे थे उसमें एमजी विंडसर वन ऑफ द बेस्ट कार थी, जिसके लिए उन्होंने इसे चूज़ किया। तो प्राइमरी क्वेश्चन पे आते हैं, जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है ईवी ओनर्स का कि रेंज कितनी है, कंपनी क्लेम जो करती है और रियल वर्ल्ड जो माइलेज इसकी आ रही है उसमें कितना डिफरेंस है? ये एमजी विंडसर की इनिशियल जनरेशन है जिसमें लॉन्ग रेंज वर्जन नहीं आया था, जो अभी अपडेटेड वर्जन के साथ आ चुका है। इसकी जो कंपनी क्लेम्ड रेंज है वो 320 किलोमीटर है और रियल वर्ल्ड में ये 280 से 300 किलोमीटर तक की रेंज हमें निकाल के दे रही है इन प्रैक्टिकल यूज। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यार, हाईवे पे अगर इस कार को चलाते हैं तो माइलेज में कितना डिफरेंस आता है और विंटर्स और समर्स में ड्राइव करने में कितना डिफरेंस आता है? इस कार को जब हम लोकली रन करते हैं तो रीजन लेवल्स अच्छे से काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर इसकी रेंज बेटर रहती है। बट जब हाईवे पे लेके जाते हैं तो रीजनरेशन उतने अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए जो रेंज है वो 20 से 30 किलोमीटर कम हो जाती है। सिमिलरली जब एसी की नीड पड़ती है हमें समर्स में, तो वहाँ पर इसकी रेंज उतनी 30 से 40 किलोमीटर के आसपास कम हो जाती है और विंटर्स में एसी की नीड कम रहती है तो वहाँ पर रेंज बढ़ जाती है। तो इतना ही डिफरेंस रहता है लोकली, ये कह सकते हैं कि 30 से 40 किलोमीटर तक का डिफरेंस आ जाता है हाईवे पे या फिर एसी के यूसेज में। नॉर्मल होम सॉकेट्स इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है और अगर कभी बाहर चार्ज की हो तो उसका कैसा एक्सपीरियंस है? ओनर इसको घर पे नॉर्मल स्लो चार्जर से चार्ज करते हैं, जिसमें इसे 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है और अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है कि इसे बाहर चार्ज करना पड़ा हो, क्योंकि ओनर ने लिया ही इसे सिर्फ लोकली रन करने के लिए, तो वो होम पे ही चार्ज करते हैं। कभी चार्जिंग का कोई इश्यू आया हो, चार्जर में कोई इश्यू आया हो? ओनर से जब हमने ये सवाल किया था तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि इनिशियली उन्होंने अर्थिंग इंस्टॉल नहीं कराई थी चार्जर के साथ, तो इशू क्या आया कि जो एमसी रहती है ना वो उड़ गई थी चार्ज करते हुए। तो कंपनी वालों में जब इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट डाली गई, कंपनी की तरफ से उनके इंजीनियर्स आए और उन्होंने अर्थिंग को इंस्टॉल किया चार्जर के साथ साथ, जिसके बाद चार्जिंग से रिलेटेड कभी कोई इशू इन्होंने फेस नहीं किया। तो कार अब तक कितनी चल चुकी है और उसके साथ कोई बैटरी डिग्रेडेशन का साइन आया है अब तक? कार अभी तक 8 महीने में 8 से 9 महीने के अराउंड इसको टाइम हुआ है परचेज़ किए हुए। ये 25,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और बैटरी डिग्रेडेशन का अभी तक कोई भी इशू फेस नहीं हुआ है। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि कार के एमआईडी में जो रेंज दिखाता है वो सही होती है या नहीं? अभी तक जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग कार के एमआईडी में जो रेंज हमें शो करती है ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट हमें फिजिकल वर्ल्ड में मिलती है। कार पिकअप और ओवरटेक के टाइम पे कैसा परफॉर्म करती है और हाईवे पे इसकी कैसी स्टेबिलिटी है और स्टीयरिंग कैसा परफॉर्म करता है? अभी तक जैसा हमने एक्सपीरियंस किया है, ये एक ईवी कार है और बाकी ईवी कार्स में भी हमने देखा है कि जो पिकअप है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो पिकअप और ओवरटेकिंग में कोई इशू नहीं आता, इसकी परफॉर्मेंस वहाँ पर बहुत अच्छी है, चाहे आप हाईवे पर चला रहे हैं गाड़ी को, चाहे आप सिटी में चला रहे हैं। स्टीयरिंग फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है, इसका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, सिटी और हाईवे दोनों पर ही बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत हायर स्पीड्स पे अगर हम लेके जाते हैं, अगर ये गाड़ी 100+ क्रूज़ कर रही है तो वहाँ पर थोड़ी सी लाइट फील होती है। गाड़ी की जो बॉडी है वो इतनी हैवी नहीं है जिससे वो स्टेबिलिटी फील होगी, गाड़ी चिपक के चल रही है रोड से। वहाँ पर थोड़ा सा ये फील होता है कि गाड़ी हल्की है। इसके अलावा मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है ये रफ़ रोड्स के लिए नहीं बनी हुई, इसे स्मूथ रोड्स पे ही अच्छे से चलाया जा सकता है। रफ़ रोड्स पे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है इस गाड़ी का। तो मैडी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है लोगों का कि रियर सीट का कंफर्ट कैसा है और बूट स्पेस कितना प्रैक्टिकल है कार का? ओके, अब देखो यार, अगर स्पेस और कंफर्ट की बात करें ना तो उसमें तो इस गाड़ी का कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ पर देखो, मेरी हाइट 6 फीट है, कितना ज़्यादा नी रूम मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में इतना नी रूम और लेग स्पेस मिलेगा। और जो फ्लोर है वो एकदम फ्लैट है, तो तीनों ही पैसेंजर्स एकदम प्रैक्टिकली और कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जो हेडरूम है वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, मोर देन एनफ है। मेरी हाइट 6 फीट है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे इतना हेडरूम भी मिल रहा है। और जैसा कि उन्होंने हमें अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताया है कि इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ईजिली आप फैमिली के साथ पूरा लगेज लेके या फिर शॉपिंग के लिए भी निकल रहे हैं तो खूब सारा सामान यहाँ पर लेके जा सकते हैं। अब इंटीरियर में बैठ गए हैं तो यहाँ का एक क्वेश्चन करते हैं कि कैबिन नॉइस लेवल कैसा रहता है कार का? इस गाड़ी के ना एनविश लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको बाहर की साउंड ज़्यादा नहीं आती कार के अंदर, काफ़ी साइलेंट इसका कैबिन में कह सकता हूँ। और सस्पेंशन की परफॉर्मेंस कैसी है?
सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये गाड़ी रफ रोड्स के लिए नहीं है। गाड़ी उछलती है, अगर गड्ढों में जा रही है ना गाड़ी तो उछलती है, वो वाला कंफर्ट इसमें फील अच्छा। नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आई थिंक काफ़ी बायर्स का रहेगा कि टच स्क्रीन जो इसकी है उसकी कैसी रिलायबिलिटी, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रोल्स उसी में दिए हुए हैं कार के। अभी तक कोई भी इशू हमने उस चीज़ में फेस नहीं किया है। इसकी जो टच स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जैसे कि उन्होंने हमें बताया कि कंट्रोल्स को यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है यूज़ टू होने में, क्योंकि सारे कंट्रोल्स इसके स्क्रीन में दिए गए हैं। तो वो बाकी गाड़ियों से थोड़ा अलग है मैकेनिज्म इसका। बट एक बार आप गाड़ी चलाते हो और कुछ टाइम के बाद ना आप यूज टू हो जाते हो उस चीज़ के। इशू कोई भी फेस नहीं किया, बस थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू आता है, जो इसमें इंटरनेट इनसाइड का जो फीचर है, अच्छा। कुछ एरियाज में वहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू आता है, बाकी सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इस कार का सर्विस इंटरवल क्या रहता है, सर्विस की कॉस्ट क्या आती है, और एमजी के सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है। इस गाड़ी की जो मेजर सर्विस होती है उसके जो इंटरवल्स हैं वो 15,000 किलोमीटर्स पे हैं। अभी तक ये इसकी जो एक ही मेजर सर्विस हुई है, जो इसकी थर्ड सर्विस हुई थी 15,000 किलोमीटर्स पे, उस पे जो कॉस्ट आया था वो 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास आया था ओनर का, जैसा कि उन्होंने हमें बताया। उसके बाद अभी तक नेक्स्ट सर्विस हुई नहीं है, वो 30,000 किलोमीटर्स पे होनी है। उसके बाद जो भी कॉस्ट रहेगा हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे। बाकी जो एमजी के सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस की बात है, वहाँ पर कोई ज़्यादा इशू हम फेस नहीं करते। एक्सपीरियंस वहाँ का भी अच्छा है, बस क्योंकि एक ईवी कार और टोटली सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट रहती है, तो इसके जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके अलावा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो पोटेंशियल बायर्स का रहेगा कि इस कार की रनिंग कॉस्ट क्या है इन कंपैरिजन टू आइस कार्स। इस कार के जो ओनर है उनके पास जो प्राइमरी कार्स हैं वो है फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो, दोनों ही डीजल में हैं। और जैसा कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें बताया कि जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने एक ईवी कार परचेज़ की थी लोकल रनिंग के लिए, जिसमें कि रनिंग कॉस्ट उनका कम रहे, वो उनका फुलफिल भी हुआ है। इस गाड़ी का जो रनिंग कॉस्ट है वो उनके मुकाबले 1/3 रहता है। कोई ऐसी बात है जो बायर्स को पहले से पता होनी चाहिए एमजी विंडसर के बारे में। अब आप एमजी विंडसर की बात ले लो या फिर नॉर्मली किसी भी ईवी कार की अगर हम बात करें, तो ये जो कार है ये सेंसिबल ड्राइविंग के लिए डिज़ाइन की गई है। इसे आप रफली नहीं चला सकते। अगर आप इसे रफ़ टेरेन में लेके जाएंगे, इसमें वो वाले फीचर है नहीं कि ये टेरेन मोड्स वगैरह सपोर्ट करती हो, तो रफ़ रोड्स के लिए नहीं है, रफ़ चलाने के लिए नहीं है। एक सेंसिबली ड्राइविंग अगर आप इस गाड़ी की करते हैं तो आपको कोई इशू फेस नहीं होगा। तो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है मेरा, ये कार किस तरह के बायर के लिए है। एमजी विंडसर एक ऐसे बायर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है जिसे एक तो कार को लोकली चलाना हो, घर में चार्ज कर सकते हो, सेंसिबली ड्राइव करना हो कार को, और उसके अलावा जिसके पास स्पेस भी हो गाड़ी को खड़ी करने के लिए, क्योंकि ये कार काफ़ी बड़ी है और खड़े करने के लिए इसे स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की कि एमजी विंडसर के बारे में सारी बातें जाने, ओनर से प्रोज कॉन्स क्या रहते हैं, किसके लिए एक सेंसिबल डिसीजन हो सकती है एमजी विंडसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।